हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बाय त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा इकोसिस्टम या पारितंत्र। तो पहली क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और बड़े ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी बात एक और बता दूं कि बेटा जो इको सिस्टम है या पॉपुलेशन इकोलॉजी है या डाइवर्सिटी है या टोटल इकोलॉजी की बात करें तो बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो बहुत वेटेज रखती है, और अगर नीट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी यूनिट है। पहले इसमें 4 चैप्टर हुआ करते थे, इन्वायरमेंटल इशू को अब हटा दिया गया है। अब हम लोग केवल यहाँ पर 3 चैप्टर करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर मैं पहले करवा चुका हूँ। आज ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक खास बात और यहाँ पर आज पहली बार आपको देखने को मिलेगी कि हिंदी भी आपको मिलेगी इंग्लिश के साथ साथ। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यानी इकोसिस्टम या पारितंत्र। तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझनी होगी कि इकोसिस्टम हम कहते किसे। व्हाट इज इकोसिस्टम? इस इमेज के द्वारा कुछ बताने की कोशिश की गई कि जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम है वो सब हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। राइट, अब बात आती है कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम कहते किसे हैं? सबसे पहली बात हमें यहां पर ये समझनी होगी। देखो, आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी सजीव हैं इनमें से पौधे, जंतु और कुछ ऐसे सजीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो नहीं दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक द एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन्स। इनकी स्टडी हम केवल माइक्रोस्कोप से करते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये सभी प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी है ये कहाँ पे रह रहा है? ये इस अर्थ पे रहता है, और जब अर्थ पे रहता है तो इसके चारों तरफ फिजिकल एनवायरनमेंट पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सजीव और निर्जीव, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? भौतिक वातावरण। दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, बोथ आर इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ, और इनके द्वारा जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो इससे एक सेल्फ सस्टेनिंग और फंक्शनल यूनिट बनके तैयार होती है, जिसे हम पारितंत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वास्तव में इकोसिस्टम है क्या? सजीव, अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम क्या है तो बेटा नीचे यहां पर देख सकते हो आप हिंदी में कि सजीव और उसके चारों तरफ के वातावरण के बीच, चारों तरफ के भौतिक वातावरण के बीच एक संबंध स्थापित होता है, जिसे पारितंत्र कहते हैं। दोबारा से सुनेंगे हमारी बात को। वास्तव में पारितंत्र एक ऐसी घटना है जिसमें किसी स्थान पर पाए जाने वाले सजीव तथा निर्जीव आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, और उन पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप एक स्वचालित तंत्र का निर्माण होता है। इस स्वचालित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। एक बार ऊपर से दोबारा देखेंगे। Living organisms such as the plant, animals and microorganisms interact among themselves with the physical environment. Then after they form a self-sustaining or functional unit in the world is called ecosystem.
क्लियर हो गई बात कि इकोसिस्टम कहते किसे। अब बेटा देखो यहां पर बात आती है कि इकोसिस्टम के प्रकार। दूसरी बात यहां पर हम देखेंगे कि इकोसिस्टम हमारी अर्थ पर कई प्रकार का होता है। कारण मैंने क्या कहा कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ लिविंग्स का इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट इस अर्थ पर अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि एक तो नेचर बनाता है और दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसे मैन बनाता है। तो बेसिकली इकोसिस्टम्स आर टू टाइप, वन इज द नेचुरल इकोसिस्टम और सेकेंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ वाटर और दूसरा आएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ लैंड। चूंकि पूरी अर्थ पर अगर नेचुरली हम देखते हैं तो दो ही प्रकार के निवास स्थान हैं, एक तो पृथ्वी और दूसरा जल। वायु में कोई निवास स्थान नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में थोड़ा भ्रम है कि चिड़िया वायु में उड़ती है, बेटा बैठती आकर पेड़ पर है, बैठती वो आकर के पानी में है, या बैठती वो आकर के अर्थ पर है। तो एरियल एनवायरनमेंट नहीं होता कोई लिविंग्स के लिए। लिविंग्स के लिए दो ही प्रकार के हैबिटाट हैं नेचुरल तौर पर, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस इकोसिस्टम नेचुरली टू टाइप, वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड अदर इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहां पर अगर हिंदी की बात की जाए तो इसको हम लिखेंगे यहां पर, एक तो हो जाएगा हमारा ये वाला प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र। दोनों में अंतर क्या है कि जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है उसको प्रकृति बनाती है, नेचुरल जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है उसे कौन बनाता है, मैन मेड इकोसिस्टम, इसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ की अगर बात करें हम तो इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं जलीय पारितंत्र, और बच्चों दूसरे वाले को इसे हम बोलते हैं स्थलीय, इसे बोला जाता है स्थलीय पारितंत्र। तो अगर अकॉर्डिंग टू हैबिटाट, अकॉर्डिंग टू नेचुरल और आर्टिफिशियल देखें तो इस पूरी पृथ्वी पर दो प्रकार के ही इकोसिस्टम है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा मैनमेड इकोसिस्टम या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम या मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये दो प्रकार के हैं, पहला है जलीय पारितंत्र और दूसरा है स्थलीय पारितंत्र, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ लैंड। अब अगर आगे की बात करते हैं यहां पर, तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम था हमारा सबसे पहले क्या था बेटा, यहां पर जलीय पारितंत्र था। ठीक, तो जलीय पारितंत्र का मतलब था जो जल में निवास करने के बाद जो फिजिकल यहां पर इंटरेक्शन आता है उसमें जलीय पारितंत्र आएगा। अब इस जलीय पारितंत्र को उसकी लवणता के आधार पर हम तीन भागों में बांट लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ बेस्ड ऑन द सैलिनिटी ऑफ वाटर द एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप, वन इज कॉल्ड द मराइन इकोसिस्टम, सेकेंड इज सराइन इकोसिस्टम और थर्ड बेटा यहां पर है द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सैलिनिटी यहां पर हम देखेंगे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम को उसकी लवणता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या कहलाता है, पहला भाग कहलाता है समुद्री पारितंत्र, दूसरा क्या कहलाता है, इसको कहते हैं बेटा ज्वार नद मुख पारितंत्र, और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं स्वच्छ जलीय पारितंत्र। अब देखो यहां पर एक बात समझो
ये वाली जो बात लिखी हुई है कि सैलिनिटी ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ होगी? समुद्र में। उससे कम होती है एस्टराइन एरिया में, और सबसे कम सैलिनिटी होती है कहां पर? फ्रेश वाटर। अब देखो यहां पर आपको एक दिक्कत आ रही है कि सर एस्टराइन क्या है? बेटा ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं, तो वहां पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों एक साथ मर्ज हो जाने के कारण समुद्री जल की सैलिनिटी यानी लवणता थोड़ी सी कम हो जाती। तो वापस से हम बात करें, हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम कितने थे? दो। पहला एक्वाटिक इकोसिस्टम, दूसरा लैंड लिविंग यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम के कितने पार्ट हो गए? तीन। किसके आधार पर? सैलिनिटी या लवणता के आधार पर तीन पार्ट हो गए। मरीन इकोसिस्टम या समुद्री पारितंत्र, ईस्चराइन इकोसिस्टम या ज्वारनदमुख पारितंत्र, और तीसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या स्वच्छ जलीय पारितंत्र। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम मराइन इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, यहां पर हमें दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है समुद्री पारितंत्र में। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एक्वाटिक इकोसिस्टम, दूसरा इट इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। पहली बात हमारी क्या कह रही है कि समुद्री पारितंत्र जो होता है ये सबसे बड़ा पारितंत्र है, सबसे बड़ा जलीय पारितंत्र होता है। दूसरी बात कि समुद्र में बहुत जल्दी कोई उथल पुथल नहीं आती बच्चों, कोई वहां जल्दी से कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए समुद्री पारितंत्र सबसे स्थायी पारितंत्र होता है। तो ये आपकी जो समस्या हुआ करती थी हिंदी वाली, ये मैंने खत्म कर दी। एक बात लिखी लिखाई, दूसरी में सामने आपके लिख दूंगा। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल द एक्वाटिक इकोसिस्टम, जितने भी जलीय पारितंत्र हैं उन सब में सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? समुद्री। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो भी मरीन इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम, समुद्री पारितंत्र सबसे स्टेबल प्रकार का पारितंत्र होता है। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं। अब एस्टराइन इकोसिस्टम की बात की जाए, क्योंकि ये तीन पार्ट थे ना। पहला पार्ट क्या था हमारा? पहला पार्ट था मरीन, दूसरा क्या था? एस्टराइन। तो एस्टराइन के बारे में सबसे पहली बात समझो। एस्टराइन को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ज्वार नद मुख। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र जहां पर नदी से मिलता है या नदी जिस स्थान पर समुद्र में गिरती है उस एरिया को एस्टराइन एरिया कहते हैं, जिसकी वजह से स्वच्छ जल और समुद्री जल के बीच की सैलिनिटी होती है। तो इस प्रकार के अगर हम बात करते हैं, देखो लिखा हुआ एस्टराइन इज द जोन वेयर सी वाटर एंड रिवराइन वाटर इज मिक्स्ड टुगेदर during the rainy season. Outflow of river water makes the estuary less saline and the opposite occurs during the normal conditions. देखो दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। कंडीशन से आप कहने का मतलब ये था कि सैलिनिटी के आधार पर हमने बांटा था। तो जब रेनी सेशन आएगा तो नदियों में पानी ज्यादा हो जाएगा, तो जब ज्यादा पानी गिरेगा तो वहां की क्या होगी? सैलिनिटी और घट जाएगी। और जब बाकी समय पर नॉर्मली कोई रिवर वहां पर इंटर करती समुद्र में तो उसकी सैलिनिटी थोड़ी सी बढ़ी रहेगी। तो ये था हमारा दूसरा प्रकार का एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखो पहले फ्रेश वाटर का मतलब समझ लो। भले वो गंदे नाले का पानी क्यों ना हो, अगर समुद्री जल नहीं है तो उसे हम फ्रेश वाटर मानते हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे माय डियर, यहां पर हम सैलिनिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उसके फ्रेशनेस से बात नहीं कर रहे हैं। जिसमें सैलिनिटी अधिक होगी, जिसमें लवणता अधिक होगी, वो जल हमेशा समुद्री जल है। जिसमें लवणता नॉर्मल होगी, सैलिनिटी नॉर्मल होगी, सामान्य होगी, उसे हम यहाँ पर स्वच्छ जल कहते हैं। क्लियर हुआ? नदी हो गई, तालाब हो गया, झील हो गया, पोखर हो गया, जो भी ये सब कुछ आता है ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा
द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत। जरा बोर्ड पे देख सकते हैं आप इस बात को कि द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज डिवाइडेड, यहाँ पर डिवाइड किया गया है दो भागों में, एक तो रिवर्स और दूसरा हमने बात की स्टिल वाटर की। स्टिल वाटर का मतलब होता है बिना बहने वाला जल, और ये रनिंग वाटर यानी जो बहने वाला जल होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? स्ट्रीम्स, झरने आएंगे, रिवर्स आएगी, नदी आएगी, एंड फ्लोइंग वाटर बॉडीज, जो यहाँ पे पानी रनिंग वाटर होता है, जो फ्लोइंग वाटर होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। यानी कहने का मतलब हमारे क्या था कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इन टू ग्रुप बेसिस ऑन द वाटर फ्लोइंग। इफ वाटर फ्लो तो वो अलग इकोसिस्टम बनाएगा, और अगर वाटर फ्लोइंग नहीं हो रही है, रनिंग वाटर नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट वाटर है, पानी कहीं पर स्थिर है, स्टिल वाटर है, तो उसका इकोसिस्टम अलग प्रकार का होगा, राइट। जो फ्लोइंग वाटर है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? स्ट्रीम्स, झरने, रिवर्स, नदियां, और फ्लोइंग वाटर बॉडीज, अदर्स। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा तालाब, झील, ठीक, रिजर्वायर्स जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रकार के एक्वाटिक, तीनों प्रकार के इकोसिस्टम के बारे में बात की, राइट। कौन कौन से बात हमने की? मरीन वाटर की बात की, मरीन वाटर इकोसिस्टम की बात की, एस्टराइन वाटर इकोसिस्टम की बात की, और तीसरी अभी पीछे आप देख रहे हो कि हम लोगों ने बात की यहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको आप बोर्ड में कैसे लिखोगे। देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें नीट के अकॉर्डिंग थी। अब बोर्ड में भाई साहब तो लिखने के लिए आता है, अब बच्चा कहता है वीडियो तो सर देख लिया, नोट्स नहीं बना पाए। चलिए आज नोट्स पहली बार आपके सामने यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि पारितंत्र के प्रकार की अगर बात की जाए, जो चीज मैं अभी समझा रहा था वही सामने लिखा हुआ है। पारितंत्र एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल वन या समुद्र या अत्यंत विविधतापूर्ण आकार का हो सकता है। यानी कहने का मतलब, यहां तक बात को समझे, यहां तक जब आप बात को समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी जो इकोसिस्टम है उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता, इसका कोई भी आकार हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दूसरी बात क्या लिखी गई यहाँ पर कि अनेक पारिस्थितिकी विज्ञानी समस्त जैवमंडल को एक ग्लोबल वैश्विक पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी स्थानिक पारितंत्र सम्मिलित हैं। चूंकि ये तंत्र अत्यंत विशाल और जटिल है, जिसका एक साथ अध्ययन करना कठिन है, इसलिए अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कई भागों में बांट लेते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आप देख रहे हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब था स्थलीय पारितंत्र, और ये कहाँ पाया जाता है? ये भूमि पर पाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? इसके अंतर्गत वन है ना, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मरुस्थल, डेजर्ट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जलीय पारितंत्र की बात करें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत बेटा जल में निकाय, जल निकायों में पाया जाता है। जितने भी, जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तालाब, झील, नदी, अलवणी जल, जल भूमि, समुद्री, नदमुख, एस्टराइन, लवण जल, इसी प्रकार मानव हस्तक्षेप के संदर्भ में अगर हम पारितंत्र को देखें तो भी ये दो प्रकार का होता। पहले तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन करो कि कहां पर करना, हमको इस जगह पे करना है कि एक्वेटिक के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो तालाब आएगी, झील, नदी आएगा, जलमग्न भूमि आएगी, समुद्र आएगा, एस्टराइन एरिया आएगा। अब अगर हम ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करें तो ह्यूमन इंटरफेरेंस के अंतर्गत एक तो नेचुरल और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक। पहला क्या यहाँ पर है, प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र है। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए, अभी बात कर भी रहे थे कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो वो नेचुरल है, जैसे वन, समुद्र, तालाब और ये सब किसके अंतर्गत, डेजर्ट, इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता है, तो ये नेचुरल माने जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कहीं पर मनुष्य का इंटरफेरेंस किया जा रहा है, जैसे कि फसल वाली भूमि, यहाँ पर देखो फसलों की भूमि, बाग, जल जीवशाला इत्यादि,
ये सभी मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। एक बात बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है या नीट में भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है मानव निर्मित। तो कृषि पारितंत्र या कृषि सबसे बड़ा मानव निर्मित पारितंत्र होता है। इंग्लिश वाले घबराए नहीं और जाए नहीं कहीं, इंग्लिश में भी ये नोट्स अभी आपको अवेलेबल कराता हूँ। एक बार फिर से वापस चलेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाए, इंग्लिश में इसी चीज को देखेंगे। ecosystem varies greatly in size from small pond to large forest or sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem, as a composite of a local ecosystem on earth. Since this ecosystem too much big and complex to be studied at one time, so to make the study easier, it broadly divided into two basic categories. One category is called the terrestrial ecosystem. It occurs over land like the forest, grassland and desert. Second, aquatic ecosystem. It occurs in water bodies like the pond, lake, river, freshwater, wetland, sea, estuarine, salt water and etc. तो इसी तरीके से फिर से बात करेंगे सिमिलरली। Human interference the ecosystem are of two type. One is called the natural ecosystem and second is called the anthropogenic ecosystem. Natural ecosystem, just like the forest, marine ecosystem. Anthropogenic ecosystem like the crop field, garden, aquarium and etc. वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि एग्रोसिस्टम और एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। इस बात को आप विशेष फोकस रखें। यहाँ पर एक चीज और देखें, एक छोटा क्वेश्चन फिर से यहाँ पर बन सकता है बोर्ड के लिए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। देखिए, जो मानव निर्मित इकोसिस्टम होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। पहली बात तो डू नॉट पोसेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये स्वतः रूप से अपने हिसाब से नहीं चलेगा। इसका रेगुलेशन कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स करेगा। नेचुरल होता तो नेचर करती, लेकिन ह्यूमन बींग्स को कभी भी नेचर गवर्न नहीं करता है। इस प्रकार के इकोसिस्टम का रेगुलेशन ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात है लिटिल डाइवर्सिटी, छोटी जगह का होता है, मानो अपने हिसाब से यहाँ लिविंग्स को एस्टेब्लिश करता है, तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है वो नेचुरल की तुलना में बहुत कम होती है। सिंपल फूड चेन, high productivity, little cycling of nutrients is the basic feature of anthropogenic type of ecosystem. हिंदी में भी सुन लें एक बार कि ह्यूमन के द्वारा रेगुलेट होगा, यहाँ पर जंतुओं की संख्या विविधता कम होगी, यहाँ पर पाई जाने वाली जो खाद्य श्रृंखला होगी वो सिंपल होगी, यहाँ पर उत्पादन अधिक होगा, उत्पादकता अधिक होगा और यहाँ पर पोषक पदार्थों का जो चक्रण है वो बहुत कम मात्रा में होगा। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको हमारी बात समझ में आई होगी। इंतजार करें अगली क्लास का बहुत जल्द। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।